हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग जान चुके हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के बारे में कि किस तरह से हम लोग CO2 का यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे थे, जहाँ पर CO2 का रिडक्शन हो रहा था और साथ में हम लोग यूज कर रहे थे CO2 के साथ और भी वाटर्स, जिसका हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल करके जो कन्वर्ट हो रहा था जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाद में इवॉल्व हो जा रहा था और बाकी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बच जा रहा था वो हमारे बॉडी में स्टोर या फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा था। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और ये जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए इनका क्या क्या रोल है, किस तरह से फंक्शन प्ले करते हैं और ये किस तरह से फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। तो हम जैसे कि लास्ट में बता चुके हैं कि इसके लिए टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला है, अगर मैं बताऊं तो वो है CO2, दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बोलने से ज्यादा बेटर होगा अगर हम बोले पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड अगर मैं बोलूँ तो वो होता है वाटर मॉलिक्यूल, और फोर्थ होता है सनलाइट। सनलाइट के बारे में भी हम लोग हल्का से जाने हैं कि किस तरह से सनलाइट को यूज करके, सोलर एनर्जी को यूज करके हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को बनाते हैं। बट और भी सनलाइट का आगे चल के रोल हम लोग को पढ़ना है कि किस तरह से वो क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है। तो उसके पहले आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह से पिगमेंट का क्या रोल है, पिगमेंट किस तरह से फंक्शन प्ले करता है अपना फोटोसिंथेसिस करने में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें पिगमेंट्स के बारे में, तो पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं। पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक पिगमेंट होता है मेन पिगमेंट और दूसरा होता है एक्सेसरी पिगमेंट। तो पहला होता है मेन पिगमेंट और दूसरा होता है एक्सेसरी पिगमेंट। अगर हम बोले मेन पिगमेंट में कौन सा पिगमेंट आता है, तो वो होगा क्लोरोफिल ए। वो होगा क्लोरोफिल ए। अगर बात करें एक्सेसरी पिगमेंट में कौन कौन से पिगमेंट आते हैं, तो वो होगा क्लोरोफिल बी, सेकेंड होगा कैरोटीनॉइड्स और थर्ड होगा ज़ैनथोफिल। तो हमें इससे क्या समझ आया कि सबसे पहले पिगमेंट्स का क्या रोल है, हमें ये पढ़ना है आज। तो पिगमेंट दो तरह के पिगमेंट होते हैं। पहला पिगमेंट होता है मेन पिगमेंट, दूसरा पिगमेंट होता है जो होता है एक्सेसरी पिगमेंट। मेन पिगमेंट का नाम पूछा जाए तो होगा क्लोरोफिल ए, और एक्सेसरी पिगमेंट का नाम पूछा जाए तो वो होगा क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैनथोफिल। तो हमें ये जानना है कि मेन पिगमेंट का क्या काम होता है और एक्सेसरी पिगमेंट का क्या काम होता है। मेन पिगमेंट का काम ये होता है कि जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा, किसी भी वेवलेंथ का सनलाइट अगर पड़ रहा है उसके ऊपर, तो वो तुरंत अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, जिसे हम लोग सिंपल टर्म्स में कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोले? जैसे ही मेन पिगमेंट पर सनलाइट किसी भी वेवलेंथ का पड़ेगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ फिक्स होता है, बट अगर उस वेवलेंथ के बियॉन्ड, उस वेवलेंथ के ऊपर कोई भी वेवलेंथ अगर पड़ता है, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, जो करता है काम कौन? पिगमेंट्स। तो पिगमेंट में भी कौन सा पिगमेंट? मेन पिगमेंट। तो अब हम जानेंगे कि किस तरह से ये एक्सेसरी पिगमेंट जो है मेन पिगमेंट को, वो अपना जो मेन फंक्शन है उसको काम करने के लिए किस तरह से हेल्प करता है। क्योंकि मेन पिगमेंट तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएगा ही, लेकिन एक्सेसरी पिगमेंट का क्या काम है? उसका काम यह है कि किस तरह से वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सनलाइट को, वेवलेंथ, मैक्सिमम से मैक्सिमम सनलाइट का वेवलेंथ को मेन पिगमेंट के पास भेज सके। क्योंकि जितना ज्यादा वेवलेंथ का लाइट को वो मेन पिगमेंट के पास भेजेगा, उतना ज्यादा मेन पिगमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाएगा। और हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर पाए। तो अगर हम बोले कि मेन पिगमेंट को एक्सेसरी पिगमेंट का हेल्प चाहिए ही क्यों, वो खुद से इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट कर ही रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर एक्सेसरी पिगमेंट उसका हेल्प करेगा कि ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ का लाइट उसे मिल पाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो पाएगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये अपना ये काम करता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पार्ट होता है समझ लीजिए एक बॉक्स है, और एक बॉक्स का नाम हम लोग बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक बॉक्स है जिसका नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स,
और इसके ऊपर में एक और छोटा सा बॉक्स है जिसका नाम है रिएक्शन सेंटर। क्या बोले, दो पार्ट से मिलकर ये पिगमेंट्स का काम होता है। सबसे पहले ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसका नाम हम क्या कह रहे हैं, जिसका नाम हम कह रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और इसके ऊपर में ठीक और छोटा सा पार्ट है जिसका हम बोले नाम रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर में क्या होगा, रिएक्शन सेंटर में यहाँ पर होगा क्लोरोफिल ए। यहाँ पे क्लोरोफिल ए पिगमेंट है चुपचाप से शांति से बैठा होगा कहाँ पर, रिएक्शन सेंटर के अंदर। और यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ये पिगमेंट्स क्या होंगे, ये पिगमेंट्स हो सकता है क्लोरोफिल बी हो, ये हो सकता है कैरोटीनॉइड्स हो, ये हो सकता है ज़ैंथोफिल हो, या फिर कोई भी एक्सेसरी पिगमेंट हो सकता है। मैंने यहाँ पे 8 बनाया है पिगमेंट, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा पिगमेंट हो। लेकिन ये सारे पिगमेंट के टाइप्स अगर मैं पूछूं कौन कौन से पिगमेंट होंगे, तो ये हमेशा क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स हो सकता है, या फिर ज़ैंथोफिल हो सकता है। इसके अलावा कोई भी पिगमेंट इसमें नहीं आ सकता। स्पेशली क्लोरोफिल ए की बात करें तो वो हमेशा रिएक्शन सेंटर के अंदर ही बैठेगा, कभी भी वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं आएगा। ये रिएक्शन सेंटर को अगर हम बोले कौन बनाता है, तो ये क्लोरोफिल ए जो मेन पिगमेंट है वो रिएक्शन सेंटर को बनाता है। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अगर हम बोले कौन बनाता है, तो ये जितने भी एक्सेसरी पिगमेंट है जैसे कि क्लोरोफिल बी हुआ, कैरोटीनॉइड्स हुआ, ज़ैंथोफिल हुआ, ये तीनों मिलकर किसको बनाएंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को। अगर आगे हम बात करें कि किस तरह से अपना काम करते हैं, तो सपोज यहाँ पे सनलाइट पड़ा, सबसे यहाँ पर सनलाइट पड़ा कितना का, यहाँ पे सनलाइट पड़ा 500 नैनोमीटर वेवलेंथ का। यहाँ पे सनलाइट पड़ा 500 नैनोमीटर वेवलेंथ का, और मान लेते हैं कि यहाँ पे पड़ा 520 नैनोमीटर वेवलेंथ का, यहाँ पे 540, यहाँ पे 560, यहाँ पे 580, यहाँ पे 600, यहाँ पे 620, यहाँ पे 640, और मान लेते हैं यहाँ पे इसको चाहिए 680। क्या है कुछ नहीं समझ आया, एक बार फिर से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे पिगमेंट्स प्रेजेंट है कहाँ पर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये सारे पिगमेंट्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ को रिसीव करने के लिए कैपेबल है। मतलब एक कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वेवलेंथ का लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, अगर ये बोल दे तो लाइट से बहुत सारे तरह के सनरेज नीचे आ रहे होते हैं, उनका अलग अलग वेवलेंथ होता है। मतलब जैसे हमें पता है फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि रेड लाइट का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है और वॉयलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है। सेम उसी तरह से हर एक लाइट का पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। तो विजिबल रेंज में जो वेवलेंथ पड़ती है उनका हम लोग वेवलेंथ को नैनोमीटर में मेजर करते हैं, नैनोमीटर उसकी यूनिट है, उतना आपको जानना नहीं होगा, बस इतना समझिए कि हर एक पिगमेंट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर यहाँ पर 500 नैनोमीटर का वेवलेंथ आ रहा है, यहाँ पे 520, यहाँ 540, 560, 580, 600, 620, 640, और फाइनली क्लोरोफिल एक्सेप्ट कर सकता है कितना का वेवलेंथ, 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ। तो अब हम बोलेंगे ये तो वेवलेंथ सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो कैसे रहा है, ये हमें कैसे समझ आएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक चीज जानना होगा। हमें ये पता है कि एनर्जी जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, वेवलेंथ से। अगर आपको नहीं पता तो भी आप इस चीज को बस याद कर लीजिए, क्या कि एनर्जी जो होता है वो वेवलेंथ के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, अगर एनर्जी कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। अगर उसके बाद बोले तो इससे क्या होगा, ये तो होता है, चलिए ठीक है, इससे होगा क्या। तो हमें क्या पता है, एनर्जी हमेशा हायर लेवल से अगर लोअर लेवल में जाने से कोई चीज का रिलीज होता है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि अगर समझ लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके आसपास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो अगर हम बोले कि ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से अगर इनर मोस्ट शेल में आएगा तो क्या करेगा, तो यहाँ से ये रिलीज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या ये रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। इससे हमें क्या समझ आया कि जब भी हायर एनर्जी लेवल से एक लोअर एनर्जी लेवल में किसी भी चीज का ट्रांसफर होता है तो वहां पर रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। सेम उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं
अगर एनर्जी जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एनर्जी का रिलीज तब हो रहा है जब वो एक हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है, तो वेवलेंथ में इलेक्ट्रॉन का रिलीज कब होगा? जब वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा तब। मतलब क्या हुआ कि अगर एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी अगर हायर लेवल से लोअर लेवल जाने पर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, तो वेवलेंथ में लोअर से हायर लेवल पे जाने पर इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा, एकदम एनर्जी के ऑपोजिट। तो अगर हम बोल रहे हैं आउटर मोशन से इनर मोशन आने पे इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा था एनर्जी के केस में, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग लोअर से हायर वेवलेंथ पे जाएंगे तो यहाँ पे रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब एकदम एनर्जी का ऑपोजिट। अगर वहां पे तो हायर से लोअर था, यहाँ पे अगर हम लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ पे जाएंगे तो यहाँ पे रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन। तो बोल सकते हैं कि 500 नैनोमीटर से 520 नैनोमीटर पे गया, यहाँ पे क्या रिलीज हुआ? यहाँ पे रिलीज हुआ एक इलेक्ट्रॉन। फर्दर देखिए, अगर 520 से 540 में गया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 540 से 560 में गया तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 560 से 580 में गया तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 580 से 600 में गया तो सेम हुआ, फिर 600 से 620 में गया, 620 से 640 में गया, और ऐसे करके क्या होते रहा? इलेक्ट्रॉन का रिलीज होते रहा। तो हमें क्या पता चला कि सारे इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हो ही रहे हैं, लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ जाने पर एक ना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। और अब हमको ये जानना है कि चलो इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हो रहा है, सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हो रहा है। एक्साइटमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन का रिलीज करवाना, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज तो हो रहा है, लेकिन ये किस तरह से मेन पिगमेंट को हेल्प करेगा? तो हम लोग ये देखिए कि जो जितने भी एक्सेसरी पिगमेंट्स है उनका जो लास्ट पिगमेंट है उसका वेवलेंथ कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है? 640, और हमको रिएक्शन सेंटर कितना वेवलेंथ चाहिए? 680। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर भी ये लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ पर जाएगा, और जैसे ही लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ पर जाएगा फिर से यहाँ पे क्या होगा? फिर से यहाँ पे रिलीज होगा एक इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज होगा? एक इलेक्ट्रॉन। और अल्टीमेटली जब हम लोग ऐसा देखें तो क्या पता चला कि जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, फाइनली 640 से जब 600 में गया तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर, पहले अगर हम बोलते ये सब करने का क्या फायदा है, हम लोग तो सीधा 640 से 680 में जाकर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सकते थे, हमको ये सब करने का क्या जरूरत था? एक्सेसरी पिगमेंट्स में इतने सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने का क्या जरूरत था? तो हम लोग इससे ये समझ पा रहे हैं कि अगर एक 640 से 680 में जाते तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता, लेकिन अगर एक्सेसरी पिगमेंट्स आपस में बहुत सारे वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ में अगर ट्रांसफर हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हो रहा है। और हमने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट चाहिए, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना कंपलसरी है। तो इस तरह से एक्सेसरी पिगमेंट जो है मेन पिगमेंट को इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने में हेल्प करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने में हेल्प करते हैं, जो काम क्लोरोफिल ए अकेले नहीं कर पा रहा था। ये पूरा मिलकर, ये पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जितने एक्सेसरी पिगमेंट्स है ये सारे मिलकर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने में हेल्प करता है। तो इस तरह से काम करता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। और अब हम आगे जाकर पढ़ेंगे क्या कि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर हम कहते हैं फोटो सिस्टम। दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? दोनों यूनिट को अगर मिला दिया जाए तो हम कहेंगे उसको फोटो सिस्टम। अगर पूछा जाए फोटो सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट है? फोटो सिस्टम का दो पार्ट है, पहला है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा पार्ट है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है? रिएक्शन सेंटर बनाता है क्लोरोफिल ए। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? वो एक्सेसरी पिगमेंट्स बनाते हैं। कौन कौन से एक्सेसरी पिगमेंट्स? पहला है क्लोरोफिल बी, दूसरा है ज़ैंथोफिल और तीसरा है कैरोटिनॉइड्स। इस तरह से ये पिगमेंट्स का यही रोल है फोटोसिंथेसिस करने में। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे हम लोग कि कौन कौन से और इंग्रेडिएंट्स जो है जैसे कि CO2 हुआ, वाटर हुआ, सनलाइट हुआ, इनका क्या क्या रोल है। तो पिगमेंट्स के बारे में आज हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि बाकियों का क्या क्या रोल है फोटोसिंथेसिस करने में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।